दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य के क्विक रिवीजन सीरीज में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? ऑप्शंस हैं संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों को जारी किया जाता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आते हैं। इसी प्रकार की 5 रिटों को जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी है। जो राज्यों में हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनको भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इन 5 रिटों को जारी करने का अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर होगा एक नागरिक अधिकार। किसी भी देश के नागरिक को अपना मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य देश में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मत देने का अधिकार है, जो कि नागरिक का अधिकार है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर होगा परमादेश। परमादेश रिट के अंतर्गत, आदेश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को, सार्वजनिक संस्था को यह अधिकार दिया जाता है, ये आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, ताकि जो उसके कर्तव्यों के पालन न होने के कारण जो कुछ मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वह हनन रुक सके। और ये रिट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत रिट जारी की जाती हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अनचाहे रूप से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? तो इनमें से कौन से अधिकार हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लागू करवाए जाते हैं या अनुच्छेद 32 के द्वारा लागू करवाए जाते हैं? ऑप्शन से संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाने संबंधी रिट 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर हाई कोर्ट के अधिकार को देखें इस रिटों के मामले में, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी, यानी संवैधानिक अधिकारों के मामले में भी रिटों को जारी कर सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान हैं वो 25 से 28 के मध्य दिए गए हैं, और अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य दिए गए हैं, और ये भाग 3 में मूल अधिकारों में से एक है। अगला प्रश्न है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधी प्रावधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं। 2 अनुच्छेद हैं, जिसमें से अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी भी प्रकार के श्रम में संलग्न नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को अवैध बताया गया है, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता,
कार्य और रोजगार की स्वतंत्रता। तो आंसर होगा हमारा भाषण की स्वतंत्रता। भाषण संबंधी स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए में निहित है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ये संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के भाग में निहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 का उपयोग करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो कौन निर्धारित कर सकता है? ऑप्शन से चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो इसका आंसर होगा संसद। संसद नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो केंद्रीय सूची में है और इस कारण जो है संसद इसके लिए आधिकारिक शक्ति रखता है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों और शर्तों को उसका नियमन कर सके। जैसा कि अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में देखा गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में राज्यों के लिए कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत की नागरिकता ही एक एकल नागरिकता है। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग है और उसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता अलग है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। तो इसका आंसर होगा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यूनियन टेरिटरी नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली, नागालैंड। नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि पूर्ण राज्य है। और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव जैसे ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यदि वर्तमान में हम भारत में देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान भारत में हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यानी कि किस राज्य को भाषा के आधार पर पृथक किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से 1953 में एक अलग भाषाई आधार पर राज्य के रूप में गठित किया गया। अगला प्रश्न है नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर होगा संसद को। संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ये एक राज्य को तोड़कर 2 राज्यों का निर्माण या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में निहित है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 संसद को यह राइट देता है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज
की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर जो है वो होगा 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है और इस पर जो एकाधिकार है, या कहा जाए कि इस पर जो अधिकार है इस निर्णय को लेने का, वो राज्यसभा का अधिकार है। तो यहाँ पर लोकसभा से और राज्यसभा के मामलों में शक्तियों का अगर वितरण देखें तो राज्यसभा के पास नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने संबंधी अधिकार है, जबकि लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है, जो कि अनुच्छेद 312 में निहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अगला इसमें ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद इनमें से 249 दो बार हो गया तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए यह वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि हर 5 साल पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह कौन है? NK सिंह हैं। NK सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है? शिक्षा का अधिकार के प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19(1). तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है और यह भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में संविधान के भाग 3 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए वही व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति था पुनः निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। उसके विषय में अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। इस बात को संविधान के भाग 1 में जिसका शीर्षक है भारतीय संघ और राज्य इसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र, इसका संघ एवं राज्य क्षेत्र इसका जो शीर्षक है उसके अंतर्गत राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। यानी कि भारत राज्यों का समूह नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से राज्यों का निर्माण हुआ है, राज्यों से भारत का नहीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची के रूप में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संशोधन के द्वारा, 9वें संशोधन के द्वारा, 8वें संशोधन के द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर होगा प्रथम संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 1951 में हुई। और इस काल में जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने संविधान की में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को स्थान दिया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला
परिषदों से है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो इसका आंसर होगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में स्वशासी जिला परिषदों के संबंध में चर्चा की गई है और इस अनुसूची में अभी वर्तमान में 4 राज्य शामिल हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम शामिल हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम शामिल हैं और इस संबंध में अनुच्छेद 244 में इसके प्रावधानों को व्याख्या की गई है। तो कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शक्ति क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय जो राज्य हैं, पूर्ण राज्य हैं, उनका उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उत्तर है हमारा कि प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विषय में उल्लेख किया गया है। और इसके साथ ही राज्यों के विषय में यदि देखें तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्यों के गठन और उनके प्रवेश से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शंस हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई और इसके द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया संविधान में। और इसके साथ ही 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आई और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 4, भाग 6, भाग 8, भाग 9A। तो इसका आंसर होगा भाग 9A। भाग 9A को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर होगा संघ और इसका राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान भाग 1 में दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, जिनमें राज्यों के निर्माण, गठन और उसके संचालन के विषय में बताया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा दस्तावेज है जिसका प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण करने पर गहरा प्रभाव उसका पड़ा है और अधिकांश प्रावधानों को भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता को लिया गया है। जो हम संविधान के अनुच्छेद 14 जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 उसमें देखते हैं, जिसमें विधियों के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है।
जिसमें विधियों के समक्ष संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए के संविधान से हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को अधिग्रहित किया है। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संघीय व्यवस्था के साथ भारत की संघीय व्यवस्था अधिक समानता रखती है। अगला प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में आई। यूएसए में आई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रावधान आया। लिखित संविधान की अवधारणा आई। सबसे पहला लिखित संविधान विश्व का संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो इसका आंसर होगा कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर भारतीय संविधान की संरचना का प्रकार है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो इसका आंसर होगा संविधान। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। संविधान से उच्च कोई भी नहीं है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। सभी नागरिक कानून के सामने समान है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन सी है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन है इसका कि भारत राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं रखता है, यानी कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो इसका अर्थ है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बल्कि नागरिकों को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 के मूल अधिकारों में मुख्य रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार या शक्ति स्रोत कौन सा है, यानी कि भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार। तो इसका आंसर होगा भारत के लोग। भारत के लोग भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। तो ये प्रस्तावना का प्रावधान जो लोकतंत्र है वह मतदान का अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। जैसा कि लिखा होता है उद्देशिका में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पे लोकतंत्र के आधार पर सभी वयस्क नागरिकों को अपना मतदान देने का अधिकार प्रदान है और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण या पंथनिरपेक्ष। तो इसका आंसर होगा लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द का उपयोग कहीं भी उद्देशिका में नहीं किया गया है। जैसे देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता आदि शब्दों का इस्तेमाल और इसके साथ ही एकता और अखंडता शब्दों को लिखा गया है, लेकिन कहीं पर भी लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन
द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसके साथ ही एक शब्द और अखंडता शब्द को भी इसी संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। जैसा कि इसका उल्लेख हमें संविधान में भी मिलता है कि पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान में की गई है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य या 18 सदस्य। तो इसका आंसर होगा 15 सदस्य। 15 सदस्य कुल जो भारतीय संविधान सभा में महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत 1942 में ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये जो किया गया ये ब्रिटिश के द्वारा किया गया। हालांकि क्रिप्स मिशन असफल रहा, भारतीय राजनीतिज्ञों ने इसका विरोध किया और इस प्रकार किसी भी कार्य पर ये पहुंच नहीं पाया, अपने क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो पाया जो 1942 में आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में आए कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन कौन सा था? संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? वह अधिवेशन कौन सा था? किस अधिवेशन में यह मांग रखी गई थी? ऑप्शन है कानपुर, बम्बई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका आंसर है फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस हैं 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता की और ये स्थायी अध्यक्ष रहे। इनके बाद स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला प्रश्न है, मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया और इसे भारत परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला इसमें जो ऑप्शंस हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हिंदू और मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली रखी गई और मुस्लिमों के लिए पृथक सीटों का आवंटन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? केंद्र ने द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित
किया है केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर आज हमने चर्चा की, और इसका जो विषय था राज्य व्यवस्था था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और लाइक को प्रेस करना ना भूलें, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।